आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनके आंकलन की क्या प्रक्रिया है। पहले हम देखते हैं कि इसका परिचय क्या है आंकलन का। जो बौद्धिक अक्षम बच्चा है उसके लिए कैसे ये प्रक्रिया काम करती है। इसमें दिया गया है विशेष आवश्यकता का आंकलन अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं होता है, अपितु बच्चे के निष्पादन स्तर को अच्छी तरह से समझने का एक साधन मात्र है, ताकि इससे बच्चे की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन मिल सके और इसी के आधार पर बच्चे की प्रगति को जांचा जा सके। स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी इसमें ये दिया गया है कि जो स्पेशल एजुकेशन में जो असेसमेंट होती है वो एक निरंतर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और असेसमेंट कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। ये केवल एक साधन मात्र होती है और इसी के आधार पर बच्चे के लिए हम जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो तय कर सकते हैं, उसमें उस बच्चे का मार्गदर्शन कर सकते हैं और उसके वर्तमान स्तर का पता करके हम बच्चे के आने वाले भविष्य में उसकी एजुकेशन में सुधार ला सकते हैं और साथ ही साथ उस प्रगति की जांच भी कर सकते हैं जो बच्चे ने की है। फिर देखते हैं परिभाषा क्या है असेसमेंट की। लोगन के अनुसार आंकलन दक्षता के स्तर और प्रगति को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों, अवलोकन आदि का प्रयोग बताया है। अब हमें जो ये असेसमेंट है आईडी बच्चे के लिए ये क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं और प्रत्येक बच्चा दूसरे से पूर्णतः अलग होता है, मतलब डिफरेंट होते हैं बच्चे। कोई बच्चा एक दूसरे के समान नहीं होता है, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, सीखने का तरीका, लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि बच्चे का जो विस्तार से शैक्षणिक आंकलन किया जाए, ताकि बच्चे के इतिहास के बारे में पता चल जाए, उसकी जो करंट लेवल है वो पता चल जाए, तभी उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम है उस आंकलन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जा सके। इसलिए हमें असेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखते हैं कि आंकलन के उद्देश्य क्या हैं, पर्पस क्या है असेसमेंट के। तो इसमें पहला पर्पस है पहचान के लिए आंकलन, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए असेसमेंट। सेकंड है निर्देश के लिए आंकलन, मतलब इंस्ट्रक्शन, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके लिए उसकी असेसमेंट। अब पहचान के लिए आंकलन का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, मतलब पहचान किस लिए आवश्यक है, ताकि जो ये हमने आंकड़े असेसमेंट के थ्रू आंकड़े इकट्ठे किए इससे बच्चे की पहचान हो जाए और उसको आसानी से वर्गीकृत क्लासीफाई किया जा सके बच्चे को, ताकि जो शिक्षा के योग्य जो बच्चे हैं, जैसे एडुकेबल हैं, प्रशिक्षण के योग्य हैं, ट्रेनेबल बच्चे हैं, या फिर कस्टोडियल बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बौद्धिक अक्षम हैं, या फिर भावनात्मक रूप से जो पीड़ित बच्चे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चे हैं, स्लो लर्नर्स हैं, लर्निंग डिसेबल्ड हैं, उनको उन वर्गों में बांटा जा सके और उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके।
निर्देश के लिए आंकलन, इसमें जो आंकलन किया जाता है, इससे जो सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उससे जो बच्चे के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है तैयार किए जाते हैं और इसके थ्रू जो सूचनाएं प्राप्त की गई हैं वो शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इससे शिक्षक को बच्चे की समस्याओं को समझने में मदद मिलती है और उसी के आधार पर जो टीचर है वो उसके लिए एजुकेशन जो प्लानिंग है वो करता है। और इसके अलावा इन सूचनाओं से ही जो बच्चे का है शिक्षा के वर्तमान स्तर का पता चलता है, बच्चे की विशेषताएं पता चलती है, कमजोरियां पता चलती हैं और जो उसका सीखने की शैली यानी जो लर्निंग स्टाइल है उसका भी पता चलता है और इसी के आधार पर उस बच्चे के लिए आगे दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं। फिर आते हैं आंकलन के स्तर। आंकलन के क्या स्तर हैं? किसी भी विशेष बच्चे की समस्याओं को देखते हुए आंकलन के 3 विशेष स्तरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो 3 स्तर हैं इनका विशेषतर प्रयोग किया जाता है बच्चे की समस्याओं को देखते हुए। पहला स्तर है आरंभिक स्तर, जांच, स्क्रीनिंग। यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि इस स्तर के समूह में पूरे समूह की परीक्षा ली जाती है ताकि व्यक्ति के कार्य को विशेष कक्षा में जांचा जा सके और उन बच्चों का पता लगाया जा सके जिनके शैक्षिक उद्देश्य के लिए अधिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है मध्यम स्तर यानी निदान, डायग्नोसिस। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में विशेष नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं ताकि बच्चे की और अधिक जांच की जा सके। इससे बच्चे की योग्यताओं व कमियों से संबंधित जो विशेष समस्याओं के संभावित क्षेत्र है उनकी पहचान की जा सकती है। फिर लास्ट है अंतिम स्तर यानी सेवार्थी अध्ययन, केस स्टडी। इस स्तर में क्या होता है? बच्चे का पूरा अध्ययन किया जाता है यानी जो उसकी जर्नल इंफॉर्मेशन है वो भी इकट्ठी की जाती है, उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो इकट्ठा किया जाता है। यानी बैकग्राउंड से मतलब जो बच्चे की पृष्ठभूमि है, विद्यालय का इतिहास रहा, उसका कोई मेडिकल यानी स्वास्थ्य से संबंधित इतिहास रहा, हिस्ट्री रही है, सामाजिक व आर्थिक इतिहास और जो कार्य का वर्तमान स्तर है वो शामिल होती हैं। अपेक्षित सूचना एकत्रित करने में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जो विभिन्न व्यावसायिकों, विशेषज्ञों, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और माता पिता के बीच समुचित जो समन्वय वो होना चाहिए इस स्तर के अंतर्गत। तभी उन्हीं सबसे मिलाकर उस बच्चे से रिलेटेड क्या है पूरी उसकी स्टडी की जाती है, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में। अब देखते हैं कि आंकलन के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो आदर्श मनोशैक्षिक आंकलन में नीचे दिए गए 4 स्तर होने चाहिए। ये किसने कहा? स्मिथ ने कहा है। अब वो स्तर कौन कौन से 4? पहला है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, यानी हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने स्क्रीनिंग में पढ़ा था कि बच्चे की पहचान की जाए, यानी वो सीखने में उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। सीखने की समस्याओं वाले बच्चे का पता लगाने के लिए शिक्षकों व जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, की राय को ध्यान में रखा जाता है। सेकंड है आंकलन की तकनीक। इस चरण में और अधिक गहन आंकलन विशेष उपकरणों की मदद से किया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक परीक्षण भी शामिल हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। इस चरण में सही आंकलन के लिए आवश्यक है इस प्रकार की जांच एक बार की बैठक में ना करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में कई दिनों तक की जाए। फिर नेक्स्ट आते हैं, थर्ड है शैक्षणिक योजना का विकास। बच्चे के लिए जो पढ़ाने की शैक्षणिक योजना है उसका विकास कैसे किया जाए। इस स्तर में क्या आता है? आंकलन के जरिए जो जानकारी हम एकत्रित कर लेती हैं, फिर उसके बाद उसके आधार पर जो बच्चे के लिए शैक्षणिक योजना तैयार करते हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि आंकलन विवरण का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए। जो आंकलन किया हमने, असेसमेंट की है, उसका शैक्षिक योजना बनाते हुए अच्छे से प्रयोग किया जाए और तब बच्चे का दीर्घकालीन और अल्पकालीन ध्येय है, यानी जो लक्ष्य है, उद्देश्य हैं, उनको शैक्षणिक कार्यक्रम
में शामिल किया जाए और उसी के आधार पर जो शैक्षणिक कार्यक्रम है बच्चे का तैयार किया जाए। फिर नेक्स्ट आती हैं, फोर्थ है पढ़ाने की नीतियों को अमल में लाना। अब इसमें क्या आता है, पढ़ाने की नीतियों को अमल में लाने का मतलब है जो हमने पहले चरण में योजना तैयार की थी उसको कार्यान्वित किया जाता है। योजना को लागू करने के बाद बच्चों का फिर से आंकलन किया जाए ताकि उनमें प्रगति की जांच की जा सके और जिस योजना का विकास किया गया है उसमें सफल या असफल रहे उसका पता लगा सकें। अगर बच्चा सफल रहता है तो नेक्स्ट जो हमारा उद्देश्य होता है हम उसको लेते हैं, लक्ष्य को लेते हैं। अगर उसमें हम सफल नहीं हो पाते पूर्णतः तो हमें फिर से दोबारा उसको स्टार्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग से। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं, डायग्राम ऑफ द क्लिनिकल टीचिंग साइकिल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CTC, हिंदी में इसे बोलते हैं नैदानिक शैक्षणिक चक्कर। इसमें पहले दिया गया आंकलन किया जाएगा, उसी के आधार पर फिर क्या सेकंड स्टेप, कार्य योजना बनाई जाएगी बच्चे के लिए। मतलब उसी के आधार पर तो बच्चे के स्तर को जांचा जाएगा कि वो प्रेजेंट समय में किस लेवल पर है। फिर उसके बाद कार्य योजना हमने बना ली, फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा, क्रियान्वयन। वो जो योजना हमने बनाई है उसका क्रियान्वयन करेंगे, उसको लागू करेंगे। फिर आएगा फोर्थ स्टेप क्या आएगा, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करेंगे बच्चे का कि बच्चे ने किस हद तक जो हमने शैक्षणिक लक्ष्य रखे थे वो उनमें सफल रहा है या नहीं रहा है। अगर उसमें थोड़ी कमी रहती है तो फिर फिफ्थ स्टेप क्या आता है, सुधार करेंगे और उसके बाद फिर वापस हमें वही प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस तरह ये एक साइकिल की तरह चलता है, इसलिए इसको बोला गया है क्लिनिकल टीचिंग साइकिल। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, विशेष शिक्षा आंकलन के उपागम, अप्रोचेस क्या हैं। तो इसमें दिया गया है जो सूचना एकत्रित करने के लिए शिक्षाविद कई तरीके उपयोग में लाते हैं। अधिक उपयोग में लाए जाने वाले तरीके हैं उनमें है मानदंड आधारित परीक्षण, जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो गया, CRT हो गया, अनौपचारिक आंकलन परीक्षण हो गया, अवलोकन हो गया, साक्षात्कार हो गया। यह अवलोकन और साक्षात्कार से संबंधित हम पढ़ेंगे। अवलोकन से मतलब तात्पर्य ये है, इसमें जो बच्चा है उससे रिलेटेड जो क्रमबद्ध सूचनाएं एकत्रित की जाती है और ये बहुत ही कारगर तकनीक है, यानी ऑब्जर्व करके इससे योजना एवं पुनः मूल्यांकन में क्या है, मदद मिलती है तथा जो विशेष विद्यार्थी हैं उनके विकास और अधिगम के लिए बहुत ही उपयोगी आंकड़े मिलते हैं और विद्यार्थी के कार्य के बार बार अवलोकन से उसकी प्रगति और गलतियों की जांच की जा सकती है और जैसे ही हमें यह मालूम पड़ता है तो हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं। अवलोकन की तकनीक से अधिक समय भी नहीं लगता है और उपलब्ध परीक्षण के दौरान होने वाली थकावट से भी बच जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं साक्षात्कार से तात्पर्य है, यानी हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी फील्ड में, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, मान लो हम टीचिंग फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हमारी नॉलेज चेक करते हैं कि हमें इस फील्ड से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, मतलब वो सूचनाएं एकत्रित करते हैं, हमसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ऐसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ साक्षात्कार किया जाता है और उससे संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती हैं और ये साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसके अभिभावकों से और उसके परिवार से भी उस बच्चे के बारे में हम इकट्ठी कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम औपचारिक आंकलन यानी फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट में क्या आता है, मानक आधारित परीक्षण NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये एक प्रकार का औपचारिक आंकलन है। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है ये क्या है, एक प्रकार का फॉर्मल असेसमेंट है। NRT एक
मानकीकृत परीक्षण है। इस प्रकार के मापन में संबंधित व्यक्ति की तुलना एक मानक या औसत समूह से करते हैं, यानी पहले ही कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट तैयार कर लिया गया है और उसी से ही बच्चे की तुलना करते हैं। उससे जो परिणाम प्राप्त हुए स्टैंडर्डाइज टेस्ट से, उस टेस्ट के रिजल्ट से बच्चे का जो रिजल्ट आया है उसकी तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए इसके एग्जांपल्स हैं बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, विलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल VSMS इत्यादि। फिर नेक्स्ट है मानदंड आधारित परीक्षण CRT। हमने पहले पढ़ा है मानक आधारित परीक्षण, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मानदंड आधारित परीक्षण यानी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट CRT। इसके अंतर्गत ऐसे परीक्षण आते हैं जो निष्पादन स्तर पर आधारित होते हैं, यानी परफॉर्मेंस लेवल पर आधारित होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों की कार्य की तुलना जो पाठ्यक्रम है उसके उद्देश्यों से की जाती है, ना कि मानक संदर्भों की कार्यक्षमता निष्पादन स्तर से। इस प्रकार की आंकलन हेतु शिक्षकों के द्वारा जो तैयार परीक्षण है उनका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः शिक्षकों द्वारा तैयार परीक्षणों के उपयोग से बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों का आंकलन करते हैं, क्योंकि इन परीक्षणों के परिणाम से उचित कार्यक्रम निर्धारण में मदद मिलती है, जबकि जो मानक परीक्षण है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं, उनसे ऐसा नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्रोनियम्स। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक्रोनियम्स हैं, 5 एक्रोनियम्स यहाँ हैं। फर्स्ट है DODDS। DODDS डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिपेंड स्कूल्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिपेंडेंट स्कूल्स। सेकेंड है DD एक्ट, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज असिस्टेंस एंड बिल ऑफ राइट्स एक्ट। DD एक्ट, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज असिस्टेंस एंड बिल ऑफ राइट्स एक्ट। थर्ड है ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फोर्थ है ECSE, इसमें एक S जो अल्फ़ाबेट है वो ज़्यादा आया है, बाकी सबका मीनिंग वही सेम है। ECE वाला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यहाँ पे ECSE का मतलब ये है अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ है ED, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो असेसमेंट टूल हैं वो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।